पढ़ते पढ़ते कितना मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा तो कम मिलेगा, नौकरी कैसी मिलती है क्या होते है क्या मालूम नहीं। उस वक्त टीचर को पगार था 3,000 रुपया। मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को 5-6 हज़ार चालू हो जाएगा, इसलिए मैंने पढ़ने का बंद कर दिया। मैं 1994 में दिल्ली में गया था। वो बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे उस टाइम। रामलीला मैदान पे उन्होंने बहुत बड़ा पूरा इंडिया का मेला बनाया था उधर रामलीला मैदान पे। उधर मैंने जो भाषण चालू था, मेरे को हिंदी बोलने को ही नहीं थी, वो समझ पाता था पर बोलने को आता नहीं। मगर फिर उसमें मेरे ख्याल में आया कि आपको रसायन डालने की कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो, आप जो घर पे दवा बनाओ, गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम का पत्ता, जो बबूल रहती है बबूल का पत्ता, करंज का पत्ता, 12 घंटे के बाद वो ठंड हो जाने के बाद सब पत्ता निकालेगा और जो अंदर का जो दवा निकलेगा ना पानी, वो दवा बहुत अच्छा है। तो ये जो सभी किसान भाई ये करते हैं कि आपने उस समय ये एक नया सोचा था? नहीं, आपने तो सोचा था। सोचा है? हाँ, किसान जो लगाते हैं ना 1 साल के अंदर निकल दे। मैं 3 साल उसको सीढ़ी लगा के माल निकालता था। एक राउंड में एक बार 10 किलो माल निकलता था। 1300 पौधे का माल 10 दिन में 10 टन निकलता था। तो क्या फ़ायदा क्या होता है? मग धीरे से मग आपका खर्चा जो है तो खर्चा बचा, मगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर क्या किया हमने, वो स्लरी बनाने की शुरुआत की। तो ये बहुत बढ़िया आपने जो एक परिवर्तन ला रहे हैं और एक इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं, लोगों की सोच में उनको नई दृष्टि दे रहे हैं, उनको आप अपनी प्राचीन जो पारंपरिक वैदिक कृषि थी उस ओर प्रेरित कर रहे हैं। और इसीलिए हमें लगा कि इस चेंज मेकर में हम आपको अवश्य बुलाएं। आज हमारे इस चेंज मेकर शो पे एक बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही समर्पित एक हमारे किसान भाऊ हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से अपने पुरखों की जो ज़मीन थी उसमें उन्होंने खेती करना शुरू किया। और आप सिर्फ वैदिक कृषि ही करते हैं, इनकी खेती में, इनकी कृषि में कोई केमिकल का और किसी भी रासायनिक चीज़ों का प्रयोग ये नहीं करते हैं। तो आज हम जगन्नाथ मगर जी से जानेंगे वैदिक कृषि के बारे में और कितना महत्वपूर्ण है इस तरीके की कृषि करना और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभप्रद है। बहुत बहुत स्वागत है मगर जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद आप आए हमारे स्टूडियो में और इस चेंज मेकर सीरीज़ में। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय अपना दें पहले। नमस्कार, मेरा नाम जगन्नाथ मगर, मेरा गांव का नाम है निमगांव मगर, तालुका माळशिरस, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। और थोड़ा सा बताइए अपनी शुरुआत के जो जीवन के विषय में, कब से खेती आपने शुरू की? मैंने 1982 में खेती में शुरुआत किया। हमारे पिताजी खेती करते भी नहीं थे, उन्होंने कभी खेत में पाउल भी नहीं डाला। 1982 में पढ़ने का बंद किया। हमारे पिताजी ने क्या किया, वो मैं अकेला है, अकेला कोई उतनी खेती की ज़रूरत नहीं, इसलिए आधी खेती बिकी थी, 4 एकड़ 1 लाख में बिकी थी। मेरे सोच में आया कि आप पढ़ते पढ़ते कितना मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा तो कम मिलेगा, नौकरी कैसी मिलती है क्या होते है क्या मालूम नहीं। वो खेती उस वक्त मैं जब नौकरी पे लगा, वो मेरे को कितना पगार मिलेगा, उस वक्त वो टीचर को पगार था 3,000 रुपया। मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को 5-6 हज़ार चालू हो जाएगा, मेरा खर्चा और बाकी का नहीं हो पाएगा। उस टाइम हमारे गांव में एक 4-5 टीचर थे, बाकी नौकरी में जाने वाले एक भी आदमी नहीं था, वो खेती कर रहे थे सब। और मैंने पढ़ने को बंद कर दिया।
एक साल वो आपके घर पे एक गाय और एक भैंस थी, वो लेके जाते थे 6-7 महीना ऐसा, वो खेत में जाएगा, चरेगा, फिर वापस आएगा। फिर दूध उत्पादक का चालू किया 83 में, वो भैंस का दूध और गाय का दूध शुरू किया बिक्री में। उस वक्त दूध का रेट था ₹1.10 लीटर, ₹1.10 लीटर। हम धीरे धीरे 1 का 2, 2 का 4 ऐसा करके आज मेरे पास एक 30 गाय है, बकरी, मेंढी, बकरी ऐसे वो एक 20 है ऐसा। अभी तो बड़ा चल रहा है। फिर मैंने क्या किया, वो जो हमारा जो आधा खेती बंजर थी, वो उसके बाजू में नाले निकाल के उसमें एक कुआं खोदा। कुआं खोदने के बाद उस टाइम लाइट नहीं थी, इंजन था, इंजन लाया। इंजन में क्या जनवरी से फरवरी से मई तक पानी पिलाना जरूर थी, बाकी टाइम वो ऐसा रहता था, मुझे ज़रूरत नहीं लगती थी। वो बाजू के चर का पानी आता था, वो बांध के भेज दिया को, वो सब अच्छा रहेगा। फिर मैंने क्या किया, वो कुएं से उसमें कुआं तैयार करने के बाद वो गन्ना लगाया। वो गन्ने का थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा। फिर मैं 1994 में दिल्ली में गया था। वो बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे उस टाइम। रामलीला मैदान पे उन्होंने बहुत बड़ा पूरा इंडिया का मेला बनाया था उधर रामलीला मैदान पे। उधर मैंने जो भाषण चालू था, मेरे को हिंदी बोलने को ही नहीं थी, वो समझ पाता था पर बोलने को आता नहीं। मगर फिर उसमें मेरे ख्याल में आया कि आपको रसायन डालने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने 1995 में हमारे खेत में 8 फुट का पट्टा बना के गन्ना लगाया। उसमें उत्पादन इतना अच्छा निकलेगा। वो 8 फुट में गन्ने में जो अंदर का पट्टा था, उस पट्टे में वो ज्वार लगाई। 1 एकड़ में 12 क्विंटल अंतर पिक का ज्वार निकाली और गन्ना का तो उत्पादन अच्छा निकला। उस टाइम मेरे 8 फुट के पट्टे में उस टाइम तो 2-2.5 फुट की ऐसी नाली बना के गन्ना लगाते थे, बहुत डाटा बनाते थे। मैंने तो उनका 2 पौधे का अंतर 1 फुट रख के लगाया था। ये वो गन्ना की साइज़ बड़ी हुई, उससे थोड़ा ख्याल में आने के बाद वो अंतर पिक का भी फायदा आपको मिलेगा। और धीरे धीरे तो क्या फ़ायदा क्या होता है? अंतर पिक का फायदा, वो मुख्य पिक का जो खर्चा है तो अंतर पिक से मिलता है ना आपको। अच्छा, वो उनका खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो सभी किसान भाई ये करते हैं कि आपने उस समय ये एक नया सोचा था? नहीं, आपने तो सोचा था। सोचा है? हाँ, कौन अभी भी नहीं करते, थोड़ा फार किसान कर रहे हैं, ज़्यादा किसान तो वो नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, वो गर्मी के दिन आया फरवरी मार्च में, वो कुएं का पानी कम हो गया। उस वक्त जो गन्ना है तो गन्ना सूख रहा था। मैंने क्या किया, उस टाइम आपके पास तो जो अंतर था, दोनों लाइन का बीच में जो अंतर था, वो अंतर में मैंने क्या किया, वो जो गेहूं का भूसा है ना, वो दूसरे के खेत से लाया और अंदर में वो आच्छादन कर दिया। आच्छादन करने के बाद मेरे को पानी की ज़रूरत लगी नहीं। अच्छा, बहुत कम पानी लगा। ऐसा कैसे हुआ? वो जो ऊन का जो धूप पड़ जाते हैं तो वो आच्छादन पे पड़ेगा, नीचे का तो गीला रहेगा ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर क्या होगा, वो आच्छादन का दूसरा एक ऐसा फायदा होगा, वो जो जीवाणु है तो आच्छादन का मरेंगे नहीं वो। हाँ, मरेंगे भी नहीं और नीचे उनका घर अच्छा रहा ना, उनकी सुरक्षितता अच्छा रही। फिर तो गन्ना अच्छा बढ़ गए तो इसमें छाव पड़ गई। छाव पड़ने के बाद वो जीवाणु बढ़ रहे, वो अच्छा से अच्छा, उसके गन्ने की साइज भी बहुत अच्छा आई। उस वक्त मेरे को 1 एकड़ में 60 टन गन्ना निकला।
और ये भी आपने अपना खुद ही सोचा कि ये कहीं से? नहीं, मैंने खुद सोचा, खुद सोचा। अच्छा, ये वैदिक कृषि में कैसे आपकी रुचि आई है? फिर मैंने क्या किया, जो 2000 में मैंने पपीता की, मैं 94-95 में बहुत किसान को बताता था आप तो नैसर्गिक खेती करना है, वो मेरे पास कौन आते ज नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो सही नहीं है, ऐसा नहीं अच्छा रहता है। मैं 1995 में वो गन्ने को ड्रिप किया था, हमारे गांव में पहली ड्रिप मैंने की थी, गांव में किसी ने भी नहीं किया था, वो वक्त मैंने की। और बाकी का किसान तो तैयार नहीं है, उतना अंतर रखेगा, क्या उत्पन्न मिलेगा, ऐसे बोल रहे थे। जिस टाइम वो गन्ना निकल गया, उससे भी ज़्यादा निकालने के बाद वो आदमी खुश हो गई। तो जैसे आपका 1 एकड़ में 60 टन गन्ना हुआ है, तो और किसानों का कितना टन हुआ होगा? वो 50-60 होता था। हाँ। पर वो कैसा, उनमें जो खर्चा था, वो 2.5 फुट में एक लाइन, तो मेरे 8 फुट में एक लाइन थी। 2 लाइन का जो बीज लग रहा था, वो बीज बचा ना आपका। हाँ। उनका बीज का खर्चा होगा, खाद का खर्चा होगा, केमिकल का खर्चा होगा, और मेहनत का खर्चा, काम करने का खर्चा, वो बढ़ गया ना। आपका तो नहीं, आपका जो खर्चा होता वो अंतरपिक से निकाला ना। वो 12 क्विंटल, उस वक्त ज्वारी 300-400 रुपये क्विंटल थी, उस टाइम 5000 का अंतरपिक निकाला। फिर धीरे धीरे 2001 में मैंने पपीता की, 2 एकड़ पपीता की। वो पपीता को क्या उतनी आई बड़ी, सेटिंग हो चालू हो गया, फूल आए गए। फिर क्या होगा, थोड़ा जो धूप कम हो गई, फिर वो पपीता का जो पत्ता रहता है ना, वो पत्ता पीला ऐसा चुरड़ा मुरड़ा हो रहा। मैंने क्या किया, मेरे जो दोस्त थे, कौन BA से अग्री थे, MA से अग्री थे, उसके पास मैं गया। किसी ने पपीता लगाई, हमारे बाजू के गांव पिलियो में एक जागीरदार बहुत आगे से पपीता लगाते थे, उनके देख के मैंने लगाई थी ना। उसको बुलाया मैंने मेरे बगीचे में, वो ऐसा हो रहा है क्या। उन्होंने मेरे को बताया, उसका पत्ता भी मत नीचे गिर दो, वो पत्ता लंबा 2 किलोमीटर लंबा लेके उसको जाल दो, और जो पीला पत्ता होता है, वो जो पौधा पीला होता है, वो पौधा निकाल के आप आपके खेत से 1-2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा लेके उसका वेलीवाट लगाओ। मैं बोला ऐसा हो गया, 1 निकाले, 2 निकाले, 4 निकाले तो सब बगीचा निकल जाएगी, फिर आपके हाथ में क्या मिलेगा। मैंने क्या किया था, पपीता को 1 एकड़ में क्या किया था, मेरा मुख्य पिक था चक्कू लगाना। 30 बाय 30 फीट में चक्कू लगाया था, 15 बाय 15 फीट में अंतर पिक चक्कू, मुख्य पिक चक्कू था, उसमें 15 फीट में अंतर पिक मौसम्बी थी, और उसके 7 बाय 7 फीट में पपीता लगाई थी। 1 एकड़ में 3 फसल मैंने लिया थी, 3 फसल। अच्छा, ऐसा तीनों फसल अच्छे से हुई? फिर भी बहुत अच्छा। मैंने अभी तो पपीता लगाते किसान जो लगाते हैं ना, 1 साल के अंदर निकलते। मैं 3 साल उसको सीढ़ी लगा के माल निकालता था, एक राउंड में एक बार 10 किलो माल निकलता था। 600 झाड़ में कितना, अभी एक बगीचे में गए ना मैंने, आज इतना माल निकलेगा, खाली बैठ के देखता था, आज उतना 500 किलो, 1 टन, 700 किलो। मैं 1300 पौधे का माल 10 दिन में 10 टन निकलता था, 1300 पौधों का, इतना। पर रेट बहुत कम था, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5। वो पपई का उतना पैसा होगा। मैंने 7 एकड़ ज़मीन लिए वो पपई से, वो पैसा रेट तो कम था, 56-57 हज़ार रुपये एकड़ से लिए ज़मीन। वो ज़मीन ऐसी थी कि उस ज़मीन में ट्रैक्टर भी नहीं चलता, खाली JCB से खड्डे लाए, उसमें 4 एकड़ वो जो अनार लगाया, दालिम, और अंतरपिक पपीता लिया। वो पपीता के उस अंतरपिक से क्या वो खेती लिए ना मैंने, वो खेती का पैसा पूरा तो उन पपीता ने मेरे को दिया 1 साल में। उसमें एक बावड़ी निकाली,
कुआं निकाला, ड्रिप कर दी, पाइपलाइन कर दी, धीरे 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 वो पूरा खेत मैंने जेसीबी से ऐसे अंदर के पत्थर निकल के बाजूला रख दिया। और जिस जगह पे मिट्टी थी वो ज़्यादा खोल मिट्टी निकलती थी, उस जगह की मिट्टी निकाली और वो पत्थर अंदर डाल दिए। मैंने 700 ट्रेलर आपके कुएं के पत्थर दूसरे के 2-4 कुएं के पत्थर लेके आया और खेत में नीचे डाल दिया बावड़ी के बाजू में। उससे ऊपर मिट्टी डाल के वो अभी उसका फ़ायदा मेरा ऐसा होगा कि आपके खेत में जो पानी आपने पानी दिया खेत में, वो पानी जाके उधर में रुकता था पूरा बावड़ी के बाजू में। अप्रैल तक वो हमारे जो कुएं का पानी कम भी नहीं होता, वो 1 फुट भी कम नहीं होता था। अभी भी ऐसा चल रहा है। वो खेत में जे बाजू में जो ऐसा रहता है वो जेसीबी पोकलेन से निकाले, वो अंदर से वो चार लिए, वो चार में पत्थर डाल दिए, ऊपर से मिट्टी लगाई, वो खेत भी बहुत अच्छा होगा। आज मैंने आप कभी भी आएगा हमारे खेत में, मैं दिखाएगा इधर पत्थर निकलेगा, इतना पत्थर उधर इतना निकलेगा, उधर इतना निकलेगा, उधर सब जगह पे नीचे पत्थर, जो बारिश का पानी अंदर जाने को बहुत काम बड़ा आया। और मेरे जो कुएं का पानी फरवरी मार्च तक निकलता नहीं, अभी उतना फ़ायदा हो गया। और आपकी खेती का ऐसा एक फ़ायदा होगा, फिर जो आप गो आधारित खेती करना शुरू किया, धीरे धीरे जो गो आधारित खेती, वो पपीता का जो मेरे पास जो आदमी आए वो पौधे निकाले, ऐसा बोल दिया उन्होंने। मैंने क्या किया, वो ऐसा किया तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, रंदेव आप जो घर पे दवा बनाओ, वो जो गाय का गोबर, गोमूत्र, नीम का पत्ता, जो बबूल रहती है, बबूल का पत्ता, करंज का पत्ता, वो ऐसे 1, 7, 8, 10, 11, 12 जो पत्ते मिलता है आपके पास, जो कांग्रेस गवत रहता है, वो टनटनी का रहता है, वो सब बना के एक जगह में एक बड़े पातेला लिया, वो पातेले में सब पत्ते डाल दी, उसमें हरी मिर्च डाल दी, लहसुन डाल दिया, हींग डाल दिया, हल्दी डाल दिया, तम्बाकू डाल दिया, वो सब का एक दवा बनाया। वो दवा बनाते हुए कैसा बनाया, वो उसमें पत्ता डाल के पत्ते में गोमूत्र डाल दिया, एक 20-25 लीटर ऐसा गोमूत्र डाल दिया, ऊपर से ढक दिया। वो ढकने के बाद त्या ढक्कन पे वो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखा, जो आपके अंदर से जो वाप निकलती है ना, वाप से तो वो दवे का अंश बाहर जाएगा, आपको अच्छा नई दवा मिलेगा, इसलिए ऊपर से ढकता था। वो 2 दिन में, मुझे दूसरे दिन 12 घंटे के बाद वो ठंड हो जाने के बाद सब पत्ता निकलेगा, और जो अंदर का जो दवा निकलेगा ना पानी, वो दवा बहुत अच्छा रहेगा। ये कहाँ से सीखा आपने इसका फॉर्मूला, ये दवा बनाने का? फार्मूला ऐसा सीखा, मेरे बाजू में 1-2 किसान थे, मैं वो ऐसे अच्छे थे, जो मैं बोल रहा वो करने को तैयार थे। ऐसा होगा, वो तो बहुत गरीब थे। मैंने पपीता लगाई, उन्होंने भी लगाई, दूसरे बाजू वाले ने भी लगाई। तात्या जी आप जो जैसा बोलेगा आप करेगा, जो आपको जानता है का मालूम नहीं मेरे को, वो गायताल रहता है, वो इतना लंबा पत्ता रहता है, इसके आगे कांटा रहता है वो, और जो उनका रस आपके शरीर पे लगाया वो गांधी आती है, वो जो फोड़ कहते हैं ना वैसा फोड़ आता है। इतना जो पत्ते का रस जो रहता है ना, बहुत कड़वा रस रहता है, और वो गांधी फोड़ आने के बाद आपको ऐसा खाज रहता है, उनके खाज आती है, उनका भी मैंने रस निकाल के स्प्रे किया। धीरे धीरे आप ख्याल में क्या था, जो आपको रसायन डालने की ज़रूरत है। फिर वो पपीता का मेरा जो पत्ता पीला हुआ वो कम हो गया, वो जो ऐसा टोपन पान का जो रस शोषक कीड़ी थी, वो कीड़ी में भी परिणाम हो गया, पान तो अच्छा रह गया, और गर्मी मिलेगी तो पान बहुत अच्छा रहा। और इतना फल लगाया कि वो प्रत्येक पौधे का थिनिंग करना पड़ेगा मेरे को, एक जगह 2-2, 3-3 फल आए, और इतना पैसा मिला उनका
कि बहुत ज़बरदस्त पैसा मिला। मग धीरे से मग आपका खर्चा जो है तो खर्चा बचा, मग आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मग फिर क्या किया हमने, वो स्लरी बनाने की शुरुआत की। स्लरी बनाई, स्लरी बनाने का बाद इतना रिजल्ट मस्त कि वो फसल ज्वार रहेगा, गन्ना रहेगा, वो मूंगफली, कांदा किया, और जो प्याज रहता है ना, प्याज तो बहुत ऐसा ऐसा होगा। अच्छा, हाँ, और अच्छा, लेकिन ये जो पारंपरिक जो शास्त्र हैं, जैसे कि कृषि पराशर है, हाँ, उसमें भी तो ऐसा वर्णन है ना इस तरीके का बनाने का, स्प्रे कीटाणुओं को मारने के लिए, और कीटाणु को मारने की जरूरत नहीं लगती। हाँ, कीटाणु की जरूरत गंध की लगती है। गंध वो, की गंध अपना मिला छोड़ देते तो भाग जाता है कीटाणु। कीटाणु को मारने की जरूरत नहीं। वो जो पत्ता है ना, नीम का पत्ता, जैसे ये तंबाकू है, हाँ तम्बाकू, वो हींग है, हींग है, हींग का गंध बहुत खराब रहता है ना। हाँ, हींग जो आप अभी तो देसी गाय का दूध और हींग उनका स्प्रे लिया ना, वो जो इल्ली रहती है ना, इल्ली भाग जाती है, भाग कौन से भी फसल रहेगा। ऐसे आप देखता है ना, वो भागते रुकतेच नहीं, वो एक बार स्प्रे किया तो। और जो आपके गाय है ना, जो गाय का आधार इतना बहुत है किसान को, जो नैसर्गिक खेती करने वाले किसान को गाय नहीं तो खेती नहीं होगी। हाँ, बिना गौ के नहीं हो सकता है, बिना गाय की खेती नहीं होगी। क्यों? उनके जो पंचगव्य है, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, घी है, छाछ है, इतना बहुत काम कर रहा है। दूध का काम, आपको कैल्शियम भी फसल को मिलता है। जो आज आप पत्ता पीला हो गया, दुकानदार के वो दवाई के दुकान में गए तो वो बोल रहे हैं इसमें कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम नहीं, जिंक डालना पड़ेगा। वो दूध में बहुत सब मिलता है। जो आप हींग डाल के दूध का स्प्रे किया तो पौधे का पत्ता भी अच्छा रहता है, उनकी जाड़ी और रुंदी बढ़ती है। और क्या हींग से क्या होता क्या है? हींग से क्या, हींग क्या, वो जो कीड़ा आती है ना, रस शोषक कीड़ा आएगी, इल्ली आएगी, वो गंध से आती नहीं, भाग जाती है। का आप कौन सी फसल कर रहे हैं, जो आप वेलवर्गीय किया, इसमें मावा रहता है, तुड़तुड़ा रहता है, इल्ली रहती है। मग जो प्लाट में आप 1 एकड़ प्लॉट बनाया, उससे चारी बाजू से आपने एक भिंत लगानी पड़ेगी। कैसी भिंत? जो आपके जानवर को चारा, उससे चारा भी मिलेगा, और बाहर से धूप से, हवे में जो कीड़ा आते हैं ना घूम के वारे से, वो भी वहाँ रखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वो जो गाय है, गाय का पंचगव्य रहता है, पंचगव्य गोमूत्र। तो जो अभी हमारे आजोबा पंजोबा बनाते थे दवा, हम छोटे छोटे थे, जो आपके मिर्च लगाई, बैंगन लगाया, उसमें क्या कीड़ा आएगी, कीड़ा आने के बाद गोमूत्र लेके जाते थे। उस टाइम पंप स्प्रे करने को पंप नहीं थे, वो बकेट में गोमूत्र डालते थे, उसमें पानी डालते थे, वो झाड़ के पत्ता लेते थे और पत्ते से ऐसे छिड़काव करते थे, कीड़ नहीं रहती थी। अच्छा, गोमूत्र से भी भाग जाता है? गोमूत्र से भाग, उसका गंध अलग रहता है ना। हाँ। वो जो छाछ है, छाछ जो जितना जूना हो जाएगा, 1 साल का छाछ हो गया, तो आपको जो बोल रहे हैं ना बुरसी आती है, फसल पे बुरसी, जो आप दुकान से खरीद करते बुरशी नाशक चाहिए, उसका स्प्रे लिया तो बुरशी कम हो जाती है। उसका गंध ऐसा रहता है कि आपके भी आंखों से पानी आता है। फक्त आपने क्या करना चाहिए कि वो व्यवस्थित रखना चाहिए आपके घर में। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है।
कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pracham is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pracham is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pracham family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pracham. Pracham is doing a very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. एक साल पुराना जूना होगा तो काम करेगा वो। हाँ, और जो एक साल का जो छाछ है, आप मिट्टी में जो ऐसा डाल दिया ना, वो मिट्टी जैसे आपने एसिड डालता है ना, एसिड डालने के बाद ऐसा ऊपर ऊपर आता है, वो ऐसा होता है। इतने छाछ में ताकत रहती है, दूध में वैसी रहती है। गोबर में तो लक्ष्मीचा वास कहते हैं, लक्ष्मी गोबर में रहती है। वो इतना जीवाणु है कि एक थेंब गोबर का डालता है, उसमें कोट्यावधि जीवाणु रहते हैं। मगर हमने धीरे धीरे वो सब प्रयोग करके चालू किया, और हमको पपीता की फसल ऐसी आई कि मैंने पपीता को एक झाड़ को नीचे से एक 3 फुट में, एक बाजू में एक फंदे रखी, एक बाजू में एक फंदे रखी, 2 फुट अंतर रखे, वो दोनों बाजू में भी पपीता आए थे। 50 एक फंदे में 50 किलो, ये बाजू में 50 किलो ऊपर का चालू था, और सीढ़ी लगाना एक आदमी ऊपर जाके निकालता था। दूसरी साल उसमें चक्कू तो बड़ा होगा, मुख्य पिक था। इस तीसरे साल में तो मौसम्बी संतरा का चालू होगा पैसा। ये उतना ऐसा फायदा होगा कि एक मुख्य पिक आपका जो चालू होने के 3 साल 4 साल लगते थे, उस टाइम तक आपका अंतर पिक जो है, अंतर पिक से फायदा लिया। और मिट्टी में क्या होगा, जो आप रसायन डालते हैं, वो अंदर में जो जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणु खत्म हो जाता है। वो जो आप कछुओं कहते हैं, कछुआ, एक कछुआ आपके हाथ में लिया, 1 यूरिया का दाना डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है। वो आपको 24 तास आप किसान को फायदेमंद है ना, ज़मीन भूषित करना और ज़मीन को छिद्र रखता है। बारिश आने के बाद पानी का काम जो है, तो आपके मिट्टी में पानी रुकने का, पानी शोषण करने की ताकत बढ़ती है जीवाणु से। जीवाणु नहीं तो पानी शोषण नहीं। अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे फर्शे, ऐसी परिस्थिति आज सब मुझे रसायन डाल के ज़मीन तो कड़क हो जाएगी, इसमें पानी शोषण प्रक्रिया करने की प्रक्रिया खत्म हो गई, और आपका फसल खरपतवार निकालने का प्रॉब्लम आता है। ज़मीन का जो आप बोल रहे हैं सेंद्रीय कर्ब रहता है, वो कर्ब भी नहीं। आज मिट्टी में, आपके मिट्टी में जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, NPK, ये क्या फॉस्फोरस, गंधक, झिंक, फेरस, सल्फेट, वो जो आप बाहर से खरीद करके डालते हैं, हाँ। उसमें किसान को मालूम नहीं
एक बैग माइक्रोन्यूट्रिएंट की 700, 1000, 1500 रुपये तक है। इसमें एक बैग में कितना रहता है? 200-250 ग्राम। वो 250 ग्राम 1 एकड़ का काम करेगा का? नहीं करेगा। नहीं। जो विद्यापीठ आपको क्या बोलता है, 1 हेक्टर खेत में वो 40 गाड़ी पूरा डिकम्पोज हुआ खत डालना, वो खत डिकम्पोज करके डालना, वो विद्यापीठ बोल रहे हैं। वो अभी किसान के पास खत कैसा बनाना है वो भी मालूम नहीं। खत का डिकम्पोज आपके घर पे करना पड़ेगा। डिकम्पोज कैसे करते हैं किसान? किसान तो गड्ढा लेते हैं, गड्ढे में सब डालते हैं, 1 साल गड्ढे में रहता है, बहुत टेम्परेचर बनता है, उसमें विनाशकारी बुरशी तैयार हो जाती है। जो आपका गोबर रहता है वो ऐसा नीचे से लंबा वो बेड़ बनाना चाहिए, इसमें वो डिकम्पोज करने का जीवाणु का काम करना चाहिए। अभी तो हमने अभी 3-4 साल होगा हमने जो गोकृपा है बनाया। जो गोकृपा वो गोबर में डाल देता है ना, 2 महीने में आपका जैसा चाह पत्ती रहती है वैसा खत बनता है। कैसा कितना काम बहुत कर रहा है। जो आपको आपके घर का खत जो गोबर है खेत में लाने का खर्च कम हो जाता है। जो आप कैसा करता है, जो डिकम्पोज नहीं किया तो ज़्यादा ट्रैक्टर होगा, डिकम्पोज होगा तो 2 ट्रैक्टर का 1 ट्रैक्टर होगा, वो कम डालेगा तो भी चलेगा। और अभी जो है ये केमिकल डालने से ये ज़मीन सब ठोस हो गया है, ठोस हो गया ना, कड़ा हो गया है। बहुत कड़क हो गया। वो जैसा पत्थर लगाया वैसा, उससे खरपतवार निकलने के वो जो आप आदमी लगा के खरपतवार निकलने को भी आता नहीं। बहुत ऐसा ठन जमीन कर रहा है वो। इसीलिए आपके मिट्टी में जीवाणु रहेगा ना, खरपतवार पर कम हो जाएगा, धीरे धीरे से कम हो जाएगा। आपने 70 साल खराब करने को 70 साल लगाया। आज किसान क्या बोल रहे हैं, सेंद्रीय खेती 1 साल 2 साल में नहीं बिकती, उसको 5-6 साल लगता है। 5-6 साल आप जीवाणु डालता है और फिर ऊपर से रसायन डालता है। जीवाणु अंदर कैसे बचेगी? रसायन डालने के बाद जीवाणु मर जाएगा, और जीवाणु मर जाने के बाद अभी तो क्या आज महाराष्ट्र शासन ने आज चालू किया है, सब किसान के 20-25 किसान का एक गठ बनाया, उसकी मिट्टी उसमें जो खत बनाना है वो हरा खत डालने को बहुत शासन खर्च कर रहा है, पर किसान तो गठ बना के काम नहीं कर पाए। हमको कैसा चाहिए, अभी आज डालने को कल हमको अच्छा फसल दिखना चाहिए। दूसरी बात ये भी तो है ना कि वो केमिकल का स्वास्थ्य के ऊपर बहुत खराब स्वास्थ्य ऐसा है कि अभी 15-16 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आया। अगले 4-5-6 दिन में टीवी पे बातमी थी, 16 साल का बच्चों को अटैक आ गया। वो ऐसा क्यों हो रहा है? तर अभी आपके घर पे किसान जो आपको खाने को लगता है वो भी रसायन डालता है बहुत। अभी केमिकल से मुक्त होने के लिए आप किसान के पास वो जो आपके देशी जो महाराष्ट्र में खिल्लार है, डांगे है, थरपारकर है, सेवाल है, गिर है, वो जो भाग में जो कोकण में गए तो कोकण गिड्डी छोटी है, केरल में गए तो तिपुंगनूर है, वो जो देशी है, जिस गाय में वसंत है, वसिंड और उसको सिंग, वो गाय का किसान खाली क्या देखता है, गाय का दूध देखता है, उसका गोबर का विचार नहीं करती थी। अभी बाकी कौन सा विचार नहीं, दूध चाहिए, इसीलिए वो जर्सी का चालू रहा है। एक जर्सी सुबह खाते, दोपहर बाहर रखते। वो देसी गाय का ऐसा है, आज खाने के बाद 72 तास उनके पेट में उनका क्रिया चल रही है, 72 तास से उसका गोबर बाहर निकल रहा है। इतना जीवाणु है त्या गोबर में, बहुत जीवाणु है। अभी आता 2-3 साल तक ऐसा होगा कि दवा बनाने की ज़रूरत नहीं। क्या होता है, कम से कम दवा से भी आपका अच्छा आता है फसल। मेथी 100 ग्राम, अजवाइन 60 ग्राम और काली मिर्च 40 ग्राम। काली मिर्च? हाँ, कि काला जीरा? काला जीरा।
काला जीरा कितना ग्राम? 40 ग्राम। अच्छा, 100, 60 और 40 है? 100, 60, 40 ऐसे करना है। इतना बहुत वो बनाए तो 2-3 महीने आपको बहुत हो। तो क्या 100 ग्राम क्या चीज़ लेना है? मेथी 100 ग्राम, 60 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम काली जीरा। इतना बहुत एक अच्छा काम। मैं आपको थोड़ा है मेरे पास, मैं देता हूँ। हाँ, कल सुबह मेरे को बताओ कैसा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई, विचार आया कि केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, जो भी करना है वो प्राकृतिक चीज़ों से ही खेती करनी है, जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा थी जिसको वैदिक कृषि कहते हैं? ये मन में कैसे प्रेरणा आई, कैसे विचार आया और कैसे आपने इसको फिर शुरू किया? मैंने वो जो दिल्ली में सुना एक व्याख्यान में, ऐसा करना, आपका किसान का जो खर्चा कम करना, उत्पादन खर्चा कम करके उत्पादन बढ़ाना। मैंने बचपन से देखा था, उस वक्त यूरिया नहीं था, रसायन नहीं था, कौन सा भी रसायन नहीं था। वो मैं जो बच्चा था उस वक्त तो बहुत अच्छा रहता था। वो जो गन्ना आपको खाने को गन्ना लिया ना, वो बहुत लंबा 10-20 फीट का ऐसा लगेगा, तो उतनी वो ऊपर का कवर उतना लंबा निकलता था। अभी तो गन्ने के एक कांडी का आधा भी नहीं निकलता, इतना कड़क हो गया है, इतना बहुत मीठा था। अभी उस वक्त शक्कर कम थी, गुड़ था। गुड़ जो आपके घर में ऐसा रखा, उसमें जो मूंगी मुंगड़ा लगता था ना, अभी उसमें रसायन नहीं था। जो हमारे ख्याल में कैसा आया, आपका खर्चा कम होना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसको मेरे को सिखाने को कौन आदमी नहीं था। मैं आपको खुद प्रयोग करके अभी तो हम एक बार जो गोबर है, पका हुआ गोबर, वो डिकम्पोजिंग करके वो गोबर ऐसा बड़ा ढीक बनाया, उसमें तो 1 ड्रम डाल दिया, मिक्स कर दिया, ऊपर से ढक्कन हवा बंद कर दिया 72 घंटे। 72 घंटे में हवा बंद करने के बाद उसमें इतना जीवाणु उत्पादित होता है, बहुत जीवाणु। और जो गोबर है तो पूरा पकता है। उसका जो आप बोलते हैं ना, ह्यूमस होना चाहिए। मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी से पकड़ लेता है, वो बह के जाता नहीं। बारिश कितना भी बारिश हो तो मिट्टी के साथ ऐसा पकड़ लेता है। और जो आपका कच्चा खाद डालता है, खद गोबर, वो बारिश आएगा, वो हल्का फुल्का होके बह जाता है, आपके खेत में नहीं रहता। तो आप कैसे करते हैं डिकम्पोज इसको? आप तो डिकम्पोज हमने पंचगव्य से एक कृपा अमृत गोपाल भाई सुतारिया, आपने सुनाया? वो जो उन्होंने बनाया 2019 में लॉन्च किया उन्होंने। मैं 2016 तक 16 में मैंने बनाया था घर पे आपके। इतना खुशबू इतना मस्त रहता है उनका। इसमें क्या 2 लीटर छाछ लगता है, 2 किलो गुड़, बस 200 लीटर पानी, और उनका जो लिक्विड रहता है कल्चर 1 लीटर डालना, तो आपका मुफ्त सबको देता है, मुफ्त। उसका स्प्रे में भी बहुत अच्छा। मैंने गए साल वो गोकृपा, उसमें गाय का दूध डाल के स्प्रे किया, इतना बहुत रिजल्ट आया। वो गोपाल भाई को, हमारे सोलापुर में गोपाल भाई 21 में आए थे, मैंने उसको बताया गोकृपा में दूध डाल के स्प्रे करो, इतना बहुत रिजल्ट है। जनवरी 24 हम केरल में थे, गोपाल भाई हमें एक जगह पे, वो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उधर आए थे। मेरे को बोले तात्या जी आपने बताया तो बहुत रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आप मिल के काम करो, 100 एकड़ महाराष्ट्र में करो, 100 एकड़ हमारे गुजरात में करो, तुम गुजरात में आओ, मैं महाराष्ट्र में आऊँगा। आज महाराष्ट्र में हमारे हजारों किसान काम कर रहे हैं हमारे, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा। तो क्या क्या उसमें करना है? 2 लीटर लेना है छाछ, हाँ, 2 किलो गुड़, 2 किलो, 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी। और जो कल्चर है ना आपके पास, आपके किसी के पास है, वो कृपा बोल दिया ना, वो मिलता है। आपके पास है, यूपी में है क्या मालूम नहीं मेरे को, आप लेके गए तो भी चलेगा। गो कृपा उसमें कितना डालना है? 1 लीटर डालना है। फिर क्या करना है, वो 200 लीटर बनाया, 200 लीटर बनाया, उस पर नीचे 4-5 लीटर रखना, फिर पानी डालना, छाछ गुड़ डालना, ओके। 5 दिन लगेगा, उसमें छाँव में रखना, और बारिश का पानी भी अंदर जाना नहीं, और जो सूर्य का किरण जाता है ना, वो भी
जाना मत। क्या वो छाँव में रखेगा तो जो आप रोज़ सुबह शाम वो लंबा डंडा लेना और जो घड़ियाल जैसा घूमता है ना वैसा घुमाना भी कैसा घुमाना कि उनका अंदर बहरा होना चाहिए। वो जो जीवाणु है ना, जीवाणु की उत्पत्ति चालू हो रही है, दूसरे दिन तीसरे दिन चालू होती है उत्पत्ति, बढ़ती है उत्पत्ति। वो उत्पत्ति बढ़ाने के बाद उसका विघटन करने के लिए आपको घुमाना पड़ता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा जीवाणु की संख्या बढ़ती है। और कितने दिन इसको रखना होता है? और 4 दिन, 4-5वें दिन चालू होता है। और फिर इसको बस छिड़क देना है इसको? छिड़कने को 1 एकड़ में 2000 लीटर छोड़ दिया ना, क्या डालने की जरूरत नहीं, कोई खाद कुछ डालने की जरूरत क्या जरूरत नहीं। इतना मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है। हमने उसको क्या किया, गो कृपा के साथ 1 ड्रम थेरी बनाया, 1 ड्रम थेरी जगत बारी, ऐसा हमने उसको नाम दिया। यही वाला, यही जो आपने बताया, यही बना के 1 ड्रम है भाई। इसमें छाछ गुड़ नहीं, वो गो कृपा। ये क्या? 1 ड्रम में यानी क्या? 1 ड्रम में जो आप मार्केट से माइक्रोन्यूट्रिएंट लाता है, NPK क्या लाता है, वो सब जो लाता है, जिंक, फेरस, सल्फेट, मैग्नीज का जो लगता है वो सब इसमें बनाएगा। 3 दिन में 72 घंटे में उसमें तैयार हो जाएगा। वो आपके खेत में जाएगा ना। वो कैसे तैयार करता है इसको? उसमें क्या, वो गाय का गोबर 10 किलो, ठीक है, और जो आपका मिलेट रहता है ना, मूंग, चौली, उड़ीद, चना, हुलगा, मटकी, वो है सब 5 किलो बनाएगा। ये सब मिलके और उसका फिसना, पिट बनाना। इसमें आपकी मक्का रहती है ना, मक्का 5 किलो लेना। जो आपकी मूंगफली की खली रहती है, वो खली 5 किलो, वो कपास की खली 5 किलो, वो सरकी की खली 5 किलो। और आपका जो देशी गाय है, जिस गाय में वसंत है, वो गाय का दही 2 लीटर, और 2 लीटर 2-3 डजन जो केले है ना, केले आपकी खाने की, वो पूरी आप जो खाता नहीं ऐसी केली, पूरी काली केली, वो 1-2-3 डजन डालना। और वो जो पेड़ के नीचे की मिट्टी 1-2 किलो, और गाय की जो गोबर कंडा है ना, कंडे का भस्म, उसका जाल निकलता है ना, वो मत निकालना। जाल मत निकल के वो जो कंडा बनाएगा, उनकी जो भस्म रहता है उतना डालेगा तो चलेगा। आधा किलो 1 किलो डालेगा तो बहुत होगा। 1 किलो डालने को 50 किलो कंडा जलना पड़ता है, मुझे 1 किलो निकालने को। पर आपका रिजल्ट ऐसा रहता है, और उसमें जो गुड़ वो सेंद्रिय चाहिए, उसमें रसायन मत डालना। जितना गुड़ अच्छा रहेगा इतना रिजल्ट अच्छा रहेगा। अच्छा मगर भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात ये बताइए कि आजकल के किसान जो हैं, ज़्यादातर किसान भारत में हैं, वो लोग इस दिशा में सोचते ही नहीं हैं। सीधे जाते हैं, फर्टिलाइजर खरीदा, केमिकल खरीदा, फॉस्फेट खरीदा। किसान को क्या हो गया? ये आप उन कुछ किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या कैसे आखिर वो इस दिशा में इस तरीके से खेती करना शुरू करें? मैं किसान भाई को, हम अभी तो हर जिले में एक मास्टर ट्रेनर बनाया है। नहीं, आप ये बताइए कि अगर कोई किसान देख रहा हो ये वाला आपका वीडियो, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो शुरू करें? शुरुआत करने की अभी तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? हाँ, और पहले तो ये बताइए, पहले से मैं बता दूं। पहले बताइए कि केमिकल की फार्मिंग क्यों नहीं, केमिकल की खेती क्यों नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो जो बताता है, वो केमिकल से क्या हो रहा है, आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी खराब होने के बाद फसल भी खराब हो जाती है, और उसका सब का असर आपके शरीर पे ज़्यादा हो रहा है। अभी तो हार्ट आ गया, बीपी आ गया, वो लकवा आ गया, पैरालिस हो गया, किडनी खराब हो गया, कैंसर आ गया। ये वो 20-25 साल के पहले 100, 120, 5, 10 तक ऐसे आदमी
रहते थे उसके सब अच्छा रहते थे। हमारे पिताजी का दांत मरते समय भी बहुत अच्छे थे, खाना खाते थे, गन्ना सोल के खाते थे। अभी तो 40-50 के बाद वो उसका दांत भी गिर जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए कि जो किसान अभी इस तरीके की केमिकल्स के प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, क्या उनकी जो ज़मीन है उस पर क्या उसका प्रभाव होगा? जमीन पर प्रभाव ऐसा होगा, जमीन खट्टा हो गई है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. जमीन में वो किसान के क्या हो गया, किसान को मार्केट से पैसा देने से अच्छा लगता है। बैंक से पैसा लेना और किसान दुकानदार के पैसे लेके जाता है, वो ले उतना ऐसा 2 ml का स्प्रे करने का बताया, वो 4 डालता है। और जो रसायन डालने के बाद जो पत्ता, वो जो आपके फसल जो अंगूर निकलता है वो पतला निकलता है। अंगूर पतला निकलने के बाद उसको कीड़ जो है, कीड़ अटैक करती है। और फिर तो कीड़ मारने के लिए किसान क्या कर रहा है, वो रसायन, हर दिन रसायन मारना पड़ता है। जो मैंने अभी जो बताया वो आप घर पे बनाया। अगर कितने साल तक केमिकल कृषि करने से कितने साल में मिट्टी खराब हो जाती है, खेत खराब होते हैं, कितने साल? केमिकल से अभी एक बार केमिकल डाल दिया, जो आपके मिट्टी में जो जीवाणु है, एक बार जीवाणु खत्म होने के बाद फिर क्या होगा? जीवाणु खत्म होने के बाद मिट्टी आपकी फसल अच्छा नहीं जाएगी ना। तो एक बार भी डालने का तो कीटाणु मर जाएंगे। हाँ, रसायन डालने के और रसायन की बात है, और फिर उपज भी कम हो जाएगी। हाँ, है ना, उपज कमी हो जाएगी। उपज कमी हो जाएगा। उसमें जो जीवाणु काम कर रहे हैं, हाँ, वो जीवाणु खत्म होने के बाद कैसा काम करेगा? तो जैसे जो बिना रसायन के जो प्राकृतिक कृषि से मान लीजिए 1 एकड़ में 100 टन होता था, तो रसायन डालने के बाद 50 टन हो गया, आधा हो गया। हो, आधा हो गया पूरा देश में। अभी तो हमने देखा
वो जो जड़ रहता है, गन्ने का जड़ को हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला। जैसा आप जो आपका नाक बंद करने के बाद आपको कैसा लगता है, वैसी परिस्थिति मिट्टी की हो गई है। वो जड़ को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलता। वो मिट्टी भुरभुरी नहीं है ना, वो मिट्टी तो कड़क हो जाती है। अभी इससे आगे अभी 4-5 साल 2030-35 तक आपको पानी जो पानी है ना, पानी अभी पानी मिलने वाला नहीं। तुम्हारे खेत में नीचे भूगर्भ में पानी सोखने की प्रक्रिया कम हो जाएगी, जिससे मिट्टी कड़क हो जाती है। वो बारिश गिर गया, 15-20 मिलीमीटर बारिश गिरने के बाद पानी भाग के जाता है, अंदर सोखने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 15 मिलीमीटर पाउस होने के बाद 1 से 2 इंच जमीन गीली होती है, ऊपर से पानी जाता है। आपने खुद पानी दिया तो दूसरे तीसरे दिन में जमीन फट जाती है, और वो मिट्टी में जो पानी है तो बाष्पीभवन होके जाता है। तो आपको हर 4 दिन में पानी लगता है। हमारे खेत में 2.5 महीने गन्ने को पानी नहीं दिया तो पत्ता नहीं सूख जाता, मिट्टी बहुत। तो ये अगर मिट्टी जो है वो पानी जब आपको इससे आगे काम करना है तो पहला काम आपकी मिट्टी अच्छा बनाना, वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों ने मगर भाई अपनी ज़मीनें मिट्टी खराब कर ली हैं केमिकल के प्रयोग से, वो कैसे ठीक कर सकते हैं वापस? उसको आप तो ऐसे ठीक करेगा, वो जो हमारा 1 ड्रम थेरी गोकृपा अमृत, और आपके पास जो गोबर है, फसल करना है, गन्ना करना है, गन्ने में 5, 6, 7, 8 फुट का अंतर रखना। जो मुख्य गन्ना है उसमें एक दल गन्ना तो एक दल है, इसमें अंतरपिक द्विदल करना पड़ेगा। उसमें क्या मूंगफली करना पड़ेगा, मूंग करना पड़ेगा, चौली करना पड़ेगा, उड़द करना पड़ेगा, चना करना पड़ेगा, मेथी, कोशिम्बीर, वो सब, कांदा, वो जो प्याज है वो भी लगाएगा तो मिट्टी की ताकत बढ़ती है। और ये कितने साल लगेंगे मिट्टी को ठीक होने? मिट्टी में आपने कितने साल, 1 साल में भी हो जाएगा, 1 साल में भी हो जाएगा, 2 साल में भी हो जाएगा, 10 साल किएगा भी हो जाएगा। कैसा होता है, आपने जो प्राकृतिक करना है उसमें रसायन डालने की जरूरत नहीं। फिर आपने प्राकृतिक शुरू किया, रसायन डाल दिया तो फिर कम हो जाएगा, फिर 1 साल बढ़ाएगा। तो मतलब जो आधुनिक खेती है और जो वैदिक खेती है, वैदिक कृषि है, जैसे आप लोग करते हैं, इसमें मूल अंतर यही है कि आपकी खेती में कोई भी रसायन नहीं है। हाँ। कोई केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है पूरी खेती में। और ये जो कर रहे हैं खेती, ये इनकी पूरी खेती आश्रित है रसायन के ऊपर। अभी क्या हो रहा है रसायन से खेतियाँ आपकी खट्टी जो हो रही है, रसायन डाल के जो अंदर का जो मिट्टी में जो जीव जंतु है वो खत्म हो जाता है, वो मिट्टी का काम करना रुकता है। ऊपर से जो आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं वो 4 टन 5 टन वो मिट्टी आपकी गीली रहती है, गीली मिट्टी में आप ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे भी आप रसायन से भी ज़्यादा काम ट्रैक्टर कर रहा है जीवाणु मारने का। वो बड़ा ट्रैक्टर डालते हैं, ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं। आपके पास अभी तो बैल नहीं, यंत्र से काम करना पड़ता है। वो मजूर का प्रॉब्लम पूरा देश में है, पूरा देश में मजूर का तो प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट दे रहा है 2 रुपये, मुफ्त रेशन दे रहा है, काम करने की ज़रूरत नहीं मजूर को। वो किसान को मजूर नहीं मिलता, मजूर नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो यंत्र से काम कर रहा है ना किसान, वो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। रसायन का खर्चा, वो बाकी का जो खर्चा है, वो औषध दवा का खर्चा, मेहनत का खर्चा, वो निकाल के समय उनको हाथ में कर्ज ऊपर आता है, आपको पैसा देना पड़ता है दूसरे को। तो आप लोग कैसे करते हैं, जुताई कैसे करते हैं? हम तो जुताई वो तो जो फन है, फन से करते हैं। कितना गहरा करते हैं? 6 इंच 8 इंच है, इससे ऊपर नहीं। 6 इंच ऊपर जाता नहीं, हो नहीं जाता। अच्छा, 6 इंच से ऊपर क्या जरूरत नहीं। उसमें जो आज क्या होगा यार, वो ट्रैक्टर चलने के बाद जमीन की खट्टा हो जाएगी, रसायन डालने के बाद, यूरिया डालने के बाद भी खट्टा हो जाती है। उसमें जो गोबर खत डालना है वो नहीं। किसान का जो
गन्ना निकलने के बाद जो पत्ता निकलता है, गन्ने का पत्ता, वो किसान उसको काड़ी लगाता है। वो जरूरत नहीं काड़ी लगाने की, वो उसके खेत में रहना चाहिए। आज तो क्या कर रहा है किसान, आज गन्ना निकलने के बाद दूसरे दिन में जाल देता है सब पिक। अभी तो तुम्हारे यूपी में भी ऐसा चल रहा है ना, वो गेहूँ निकलने के बाद काड़ी लगाती है ना। हाँ हाँ, वो मत लगाना। ऐसा क्यों करता है ये लोग? उसका जो 1 एकड़ का गन्ना का जो पत्ता गिरेगा खेत में, वो 5 टन आपको खत मिलेगा, 5 टन। और क्या वैदिक कृषि में और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या पक्ष हैं इसके, कुछ उसके विषय में बताइए। जैसे क्या बीजामृत क्या है, जीवामृत आपके तो क्या है? पहले है, आप क्या आता, आप पहले से शुरुआत करते हो, कैसा शुरुआत कैसा करना है। हाँ हाँ। पहले तो मिट्टी आपकी जुदाई रहती है, वो जुदाई कम करना, वो जो नांगर से पलटी करता है वो बंद करना, वो दातरी से करना। वो जीवाणु के वो जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी को जो भेग गिर जाती है ना, भेग पड़ती है ऐसी, थोड़ी ऐसा अंतर पड़ता है, वो बाष्पीभवन से पानी निकल जाता है। जीवाणु तो साइंस में नीचे रहता है, वो तो उसको मॉइस्चर चाहिए मिट्टी में, मॉइस्चर। वो जो धूप पड़ेगी तो ऊपर धूप रहेगी, नीचे को मॉइस्चर रहना चाहिए। वो जीवाणु को सुप्त अवस्था में रहने को मॉइस्चर है। और जो आपकी भेग कैसी रहती है, वो मिट्टी पहले आदमी कैसे करते थे, 8 दिन में जो मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने वो भेग बुझाते थे, और एक छोटा बारिश होगा का वो फसल करने की शुरुआत करते थे। अभी क्या हो रहा है, जमीन को भेग बढ़ रहे हैं, नीचे का बाष्पीभवन से पानी ऊपर जा रहा है, वो जमीन खट्टा हो जाती है। वो रसायन का कारण एक, दूसरा कारण आपके पास वो जीवाणु मात्रा मिट्टी में नहीं। वो जीवाणु आप रसायन डालने के बाद जीवाणु खत्म हो जाते, जीवाणु खत्म होने के बाद जमीन खट्टा हो जाएगी, खट्टा हो जाने के बाद वो जो गर्मी मिली का जमीन फट जाती है, फट जाने के बाद जमीन में जो पानी है तो बाष्पीभवन से ऊपर जाता है। तो सबसे पहले है कि इतनी गहरी जुताई नहीं करनी, गहरी जुताई करनी बस 4-5 इंच का बहुत है। 4-5 इंच बहुत है। और आप लोग कैसे करते हो, हाथ से कर पाते हो ऐसे कि मजूरे करते हैं? और ट्रैक्टर से तो अभी तो किसके पास बैल नहीं, गाय नहीं, वो जानवर किसके पास नहीं। 10 एकड़ जमीन है तो एक भैंस है, वो उनका कितना गोबर मिलेगा। कहते हैं कि 1 एकड़ के लिए 1 गाय चाहिए होती है। एक गाय में 10 एकड़ भी करना हो, 10 एकड़ भी कर सकता है। वो कर सकता है। उससे क्या करना पड़ेगा आपको, जो फसल करने पहले वो दिसंबर जनवरी वो जो फसल आपकी फरवरी में निकलती है, उसके बाद जो एक बार थोड़ी सी जुदाई करनी, ज़मीन फटने मत देना। ज़मीन फटने की ज़रूरत नहीं, जुदाई जल्दी किया तो ज़मीन फटेगी नहीं, जीवाणु अच्छा रहेगा। उसमें जो आप किसान गोबर क्या करता है, अब मार्च अप्रैल में गोबर खड्डे से निकलता है, खेत में डालता है। वो गोबर में जो जीवाणु है वो भी धूप से खत्म हो जाते हैं। गोबर कभी डालना है, गोबर आपने जो बेड बनाएगा, गोबर का डिकम्पोजिंग करना, और बारिश पड़ने के बाद आपके खेत में गोबर जो जैसा आप रसायन डालता है वैसा डालना। 1 एकड़ में 400 किलो वो जो गोबर पूरा पका हुआ, जैसा जो ह्यूमस बनता है ना, वो जैसा आप यूरिया डालता है ना वैसा डालेगा तो भी चलेगा, इससे ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। पर उनका पूरा डिकम्पोजन होना चाहिए। और फसल करते समय आपने क्या करना, आपका बीज है तो आपका घर का बीज चाहिए, घर का बीज। वो बीज को बीज प्रक्रिया करनी चाहिए। बीज प्रक्रिया कैसे करनी, आपका थोड़ा गोबर, गोमूत्र, थोड़ा चूना, वो रात को तैयार करना। सुबह आपको कितना बीज है, 5 किलो बीज है, 5 किलो बीज ऐसा ज़मीन पे रखना, उसमें तो उसको छिड़काव करना, मिक्स करना, पूरा बीज मिला के सूख देना 1 आधा घंटा, पाव घंटा। बीज को बीज नहीं चिटकेगा, शुरुआत करना पेरने को। बहुत अच्छा
फसल ऐसे निकलेगा, उसमें आपके पास देशी गाय का जो घी रहता है और देशी गाय का कंडे का भस्म उतना रहेगा, 5 किलो में आपके चिमट में उतना आएगा, उतना भस्म, 1 चम्मच घी, वो सब बीज पर डाल दिया और पूरा मिक्स करना, फिस के मिक्स करना, वो पूरा कोटिंग होना चाहिए। कोटिंग होने के बाद जो बीज आपने मिट्टी में डाल दिया उसका जड़ अच्छा से अच्छा निकलेगा। जड़ अच्छा निकलने के बाद ऊपर का जो पत्ता है तो बहुत जाड़ा पत्ता निकलेगा, उसका कलर जैसा आप यूरिया डालता है यूरिया से भी भारी पत्ता निकलेगा। और जो पत्ता जाड़ा लंबा रुंदा ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य अच्छा रहेगा, वो उसकी जो ग्रोथ रहेगा तो भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। अच्छा, और क्या करना चाहिए? जैसे बारिश हुई थी, हमने वो जो आपके पास 1 एकड़ में 400 kg पूरा डिकम्पोज होने वाला जो गोबर रहता है, गोबर मिट्टी का पत्ते का रहे कैसा ही रहो, वो कंपोस्ट खत चाहिए 500 किलो 1 एकड़ में डालना। और पहला बारिश होने के बाद जो 1 ड्रम मैंने बताया आपको, वो 1 ड्रम बनाना, उसको तो वो सब लेना। 1 ड्रम में क्या करना, 1 ड्रम में जो आपका गोबर, गुड़, जो 5-6 कड़धन्य रहते हैं ना मिलेट के, वो सब के 5 किलो लेना, मक्का 4-5 किलो लेना, खली लेना, वो गुड़ लेना, गुड़, खली आपकी जो मूंगफली की खली, कपास की खली, और देशी गाय का दही 2 लीटर, और 2-3 डजन पूरी खराब होने वाली जो केली रहती है ना, आप खाता नहीं वैसी केली चाहिए 2-3 डजन, और पेड़ के नीचे की मिट्टी, और गाय के कंडे के जो भस्म रहता है, कंडे का भस्म, वो बहुत अच्छा काम करता है, जो आपके मिट्टी में सब जीवाणु का कार्य करता है, वो नत्र का काम भी बहुत बड़ा करता है। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम है, सब जो आप डालते हैं ना वो न्यूट्रिएंट का काम करता है। वो सब क्या करना है, 1 ड्रम लेना है 200 लीटर का, उसमें 100 लीटर पानी जो आप लेता है उससे 100 लीटर गोकृपा लेना, और गोकृपा में वो सब डालना, गोबर ये आपने बताया ना वो सब डालना, वो हिलाना, मिक्स करना, और ऊपर से ढक देना, पत्तल कपड़े से ढक देना, उसमें बारिश का पानी मत जान देना और धूप भी नहीं जाना। वो 72 घंटे रखना। 72 घंटे के बाद आपका जो आधा हुआ बैलर, 200 लीटर का आधा बैलर होगा, ऊपर का रहेगा, उसमें बाकी का गोकृपा डालना, और 200 लीटर 1 बैलर पूरा भरना, डंडे से हिलाना, और बकेट में लेके जाएगा, पूरा 1 एकड़ में उसका छिड़काव करना। छिड़काव करने के बाद 4-5 दिन में आप जाइएगा खेत में तो आपकी मिट्टी सब भुरभुरी दिखाएगी। 5 दिन में इतना जीवाणु का उत्पादन होगा। वो तो नैसर्गिक आप डालते हैं, कैसा पैसा दे के लेके आते हैं, उसका कृत्रिम रहता है, उसमें ज़्यादा धूप नहीं चलती, ज़्यादा बारिश नहीं चलता, उसना जो सूक्ष्म जीव है वो आपके दूरबीन से देखना पड़ता है। आपको कछुआ देख के कछुए से दूसरा जीवाणु कौन सा आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। कछुआ खाली फक्त आप देखता है उसको, बिल्कुल सही बात। बाकी छोटा होता है कि इतना छोटा है, उसमें ज़्यादा पानी दिया तो क्या होगा? मर जाएगा। आप जो पानी में आपका नाक दबा के रखा, आप कितना मिनट जिंदा रहोगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट। वो तो जीवाणु बहुत सूक्ष्म है ना, वो पानी में कितना बचेगा? बहुत ही आपने एक आंखें खोलने वाली बातें बताई हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जो दर्शक और जो किसान भाई लोग इसको देख रहे होंगे वो आपकी इन बातों को से बहुत लाभान्वित होंगे, और अब वो वैदिक कृषि की तरफ प्रेरित होंगे आने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया आपने जो एक परिवर्तन ला रहे हैं और एक इतना बड़ा चेंज ला रहे हैं, लोगों की सोच में उनको नई दृष्टि दे रहे हैं, उनको अपनी प्राचीन जो पारंपरिक वैदिक कृषि थी उस ओर प्रेरित कर रहे हैं।
और इसीलिए हमें लगा कि इस चेंज मेकर में हम आपको अवश्य बुलाएं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इस पूरे भारतवर्ष में इसकी चेतना को प्रसारित करें, वैदिक कृषि की तरफ। इसके जो हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में जो इसके फ़ायदे हैं, हमारी मिट्टी को कैसे ये सुरक्षित और संरक्षित रख सकती है, इसके बारे में आप ऐसे विस्तार में बताएं जिससे कि एक बहुत स्वस्थ और एक बहुत महान एक भारत का आगे चल के निर्माण हो और लोग इस बात को समझें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग आपकी इस बात को सुनेंगे हमारे इस शो के माध्यम से, वो लोग भी प्रेरित होंगे और वो लोग भी इस वैदिक कृषि की तरफ, जो हमारी पारंपरिक वैदिक काल से जो कृषि की पद्धति है, उसको करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.